नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार का इंटरनेशनल एडिशन। इस समय लाइव 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया। तब यह माना जा रहा था कि चंद दिनों के भीतर रूस अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज इस महायुद्ध को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। पूरे यूक्रेन में भीषण तबाही हुई है। इसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। कीव से लेकर खार्किव तक हर जगह से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह युद्ध क्यों हुआ, यह महासंग्राम कब तक चलेगा और इसके परिणाम क्या होंगे। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, नाटो देश, इन सब में कौन सही है और कौन गलत है, आज आर पार में हम आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। और आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन देशों का बड़ा पैनल लाइव होगा। अमेरिका, रूस और भारत के एक्सपर्ट आज एक साथ आर पार में एक मंच पर आपको दिखेंगे और हम आपको बताएंगे कि पुतिन का अगला प्लान क्या है, बाइडेन के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, और इन दोनों के समर्थक आज इस शो में आमने सामने होंगे। और अब से कुछ देर में हम आपको इस युद्ध की से जुड़ी बहुत बड़ी खबर भी देने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे के लिए महायुद्ध पर सबसे विस्तार से चर्चा सबसे बड़े इंटरनेशनल पैनल के साथ आर पार का यह इंटरनेशनल एडिशन जरूर देखिए, क्योंकि यह युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। यह युद्ध अब एक तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्यों बढ़ रही है, इसके कई प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं। आज युद्ध के 13वें दिन यह स्थिति क्यों बन गई है, इंटरनेशनल पैनल के साथ सबसे बड़ा आर पार। खार्किव पर भीषण हमला, कीव में जोरदार धमाके, इरपिन शहर हुआ तबाह। रूस यूक्रेन महायुद्ध के 13वें दिन दुनिया को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है। इरपिन में हवाई हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली। हमले के बाद ये शहर तबाह हो गया। ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुहांस्क से सामने आई। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में यह आग पूरे डिपो में फैल गई। यूक्रेन के सूमे में भी रूस ने भारी बमबारी की है। हमले में सूमे में भारी तबाही हुई। दावा किया जा रहा है कि हमले में 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग कीव छोड़ना चाहते हैं। लोग किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध के बीच एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कीव छोड़कर भागा नहीं हूँ, मैं कीव के बानकोवा में हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये युद्ध कब रुकेगा, और बड़ा मुद्दा ये भी कि क्या यूक्रेन इस युद्ध में बलि का बकरा बन गया है। आज आर पार में हम इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे और हमारे साथ रूस, अमेरिका समेत 3 देशों का पैनल लाइव होगा। और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ 3 देशों का पैनल है। मेरे साथ शांता मिश्रा है जो कि वॉशिंगटन से इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाइडेन समर्थक है। मेरे साथ गौतम कश्यप है जो मॉस्को से इस समय लाइव है, पुतिन समर्थक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, इस समय जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ इस चर्चा में दीपक वोरा जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व डिप्लोमेट हैं, वो न्यूयॉर्क से लाइव हैं। तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं अब आपको सबसे पहले मैप्स की कुछ एलिमेंट दिखाता हूं और मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन है, रक्षा विशेषज्ञ,
मंच पर आइए आप। और साथ ही मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ है, उनका भी अभिनंदन है, तो आप भी आ सकते हैं मेरे साथ। ये दो मेहमान मेरा साथ आज देंगे, लेकिन मैं अब आपको एक मैप के जरिए समझाना चाहता हूं कि ये शहर या तो तबाह हुए हैं या फिर यहां पर तबाही का दौर जो है वो जारी है। सुमय, खार्किव, डांसेक, कीव, जतोमर, इसके अलावा इरपिन, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर इस समय तबाही का मंजर हमें देखने को मिल रहा है। जी, मेरे साथ राठौड़ साहब भी हैं। राठौड़ साहब, 13 दिन हो गए हैं इस युद्ध को। ये युद्ध कहां जाते हुए दिख रहा है? क्योंकि एक तरफ पुतिन साहब की शर्तें हैं, यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद करे, यूक्रेन के संविधान में बदलाव हो, क्राइमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता मिले, इसके अलावा डोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश माना जाए, जिनको वो अलग देश मानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आज युद्ध का 13वां दिन है और मोटे तौर से रूस की सेनाएं कीव को पूर्व और पश्चिम से घेर चुकी हैं। ओडेसा और क्रीमिया के साथ लगभग माइकोलेव से लेकर के मरियोपोल तक रूस की सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव के इलाके में रूसी सेना का कब्जा है और लड़ाई चल रही है। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं कि शांति कैसे हो सकती है, शांति के लिए गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक हमारे सामने है। पुतिन के पास मैं मिलिटरली बात करूंगा, ऐसा कोई तुरुप का पत्ता अभी तक पुतिन के पास नहीं आया है जिससे वो बार्गेनिंग कर सकें। कीव अभी भी अपनी जगह खड़ा है। क्या कारण है जो युद्ध माना जा रहा था? मैशन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो युद्ध माना जा रहा था कि रशिया के लिए 4 दिन का खेल होगा, 5 दिन का खेल होगा, 1 हफ्ता तो बहुत ज्यादा होगा, वो आज 2 हफ्ते तक खिंचा हुआ है। 13 दिन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। पहली बात, ये बहुत लंबी लड़ाई चल चुकी है और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सोच विचार इस प्रकार है कि रशिया की तरफ से मैं लेता हूं, रशिया ने शायद कुछ गलतियां की हैं। उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो मेरे ख्याल अमल नहीं हो पाए हैं, और उन्होंने जो फौज के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर होते हैं उसमें एक है मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो ये कीव अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। खार्किव को लगभग रशिया वहां तक उसको काबू पे पा लिया है, कीव के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। तो क्या कारण, क्या 3 अगर हम बड़े कारण तो 3 बड़े कारण है। देखिए, एक मैं बता रहा था मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम होता है। ये लड़ाई अभी काफी फैल चुकी है और उन्होंने काफी, ये देखिए, चेरनाहिव से लेके ये पूरे और कई शहर को उन्होंने घेरा है। तो उन्होंने फौजी भाषा में उन्होंने अपने रिसोर्सेज को फ्रिटर अवे कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्सिफाइड। तो क्या यहां से अब आप क्या देखते हैं, ये लड़ाई कितनी और खींचेगी आपको लगता है? मेरे ख्याल ये लड़ाई लंबी चलेगी। कारण ये है कि पहली बात, अगर उनका मुद्दा है अभी कीव को कैप्चर करना, वो बहुत मुश्किलात लड़ाई। देखिए, मैं नॉर्मली पॉलिटिकल शोज करता हूं, भारत सेंट्रिक शोज करता हूं। आज शायद ऐसा तीसरा चौथा मौका है जिसमें मैं इसके ऊपर एक कार्यक्रम कर रहा हूं और मेरे पास कुछ इनसाइड स्टोरी है। और मैं क्यों व्यूअर्स को ये कह रहा हूं इनसाइड स्टोरी है, क्योंकि कई राष्ट्रीय अध्यक्ष अब यूक्रेन के साथ खड़े होने की स्थिति में है और वो उनको सैन्य ताकत भेज सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है, और ये सवाल आपसे कई तरीकों से पूछा गया होगा, कई बार पूछा गया होगा, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूं, कोई हवाई बात नहीं, क्या हमें वर्ल्ड वॉर दिख रही है? मेरे को वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो वॉर कितनी लंबी चलेगी, ये फैल सकती है जंग, ये फैलेगी और अंदर ही चलेगी। इसमें ये बेसिकली आप देखिए, ये गुरिल्ला वॉरफेयर की तरफ चलना है। जैसे अफगानिस्तान में यही सेना, जब रूसी सेना गई थी, सोवियत सेना, वहां 1979 से 1989 कैप्चर पूरा कर लिया था, पूरा होल्ड था, लेकिन बाद में जो कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए गए यूएस द्वारा और वहां मुजाहिदीन भेजे, तो आपको पता है कि पूरी रूसी सेना को वापस जाना पड़ा और उसके बाद रूस सोवियत सेना कई टुकड़ों में हो गई थी। डू यू एग्री? देखिए, यूक्रेन के अंदर रूस का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेस्ट ऑब्जेक्टिव ये होता कि पूरे यूक्रेन को कब्जा किया और कीव गिर गया, वैसा हुआ नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो नीपर नदी है, जो लगभग यूक्रेन को 2 हिस्सों में उत्तर से दक्षिण में बांटती है, जी। तो पूर्वी यूक्रेन के ऊपर रूस कब्जा करे और चूंकि वहां पर रशियन बाहुल्य लोग हैं तो उसको इस्तेमाल करे।
लेकिन आज यूक्रेन में एंटी रशियन सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि रूस को अपने तरीके का, अपने कहने वाली गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना भी मुश्किल होगा। और जैसे कि जनरल मेस्टन कह रहे थे कि रूस को यूक्रेन को होल्ड करना, हो सकता है कि यहां पर भी वही हालात हो जो आपने चेचनिया में देखे, अफगानिस्तान में देखे। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, रूसी सेना और पुतिन के लिए यह मुश्किल हो रहा है, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली। मैं शंकर प्रसाद का रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, आपको परिस्थिति क्या दिखती है? मेरा बहुत सीधा सवाल है शंकर प्रसाद आपसे, आपको परिस्थिति क्या दिखती है यहां से? क्योंकि 13 दिन हो गए। बड़ी दो बातें समझने की जरूरत है। ये पुतिन साहब ने हमला किया क्यों, इसका अगर जवाब मिल जाए तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। उन्होंने, देखिए, कोई भी देश है वो अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रीजंस की वजह से इस तरह के माहौल में फंसता है। पुतिन साहब को एक तरफ से सिक्योरिटी की फिक्र थी कि मेरे बीच में और नेटो के बीच में एक बफर जोन होना चाहिए, उसके लिए उसको यूक्रेन पर अपना कब्जा करने के लिए, अपनी रिट जमाने के लिए बहुत जरूरी था। दूसरी बात है इकोनॉमी में देखे जाए अगर, तो यूक्रेन में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पोटेंशियल है। यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे मिनरल्स की बहुत क्वांटिटी में मिलते हैं, यहाँ पर व्हीट ग्रो होता है। तो ये सब चीजें इकोनॉमिक की जो हैं, इस पे रशिया को अपना कंट्रोल करना है, नहीं तो ये सब अमेरिका के हाथ में चली जाएंगी। अगर आप 2 मिनट है तो मैं समझाता हूं कि जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर आप गैस और ऑयल को ही लें तो यहाँ पर काफी पोटेंशियल है ब्लैक सी के तरफ में कि वहां से गैस और ऑयल की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, वहां पे इसकी होने की बहुत जबरदस्त पॉसिबिलिटी है। तो इसको यूक्रेन ने शेल कंपनी को, जो अमेरिकन कंपनी है, ऑयल कंपनी है, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे जिससे कि वो एक्सप्लोर करेगी और वही इसको बेचेगी। ये ना तो रशिया के हित में होना था और ना लॉन्ग टर्म यूक्रेन के हित में होना था। दूसरी बात, अगर आप देखें कि यहाँ से जितना मिनरल है और जितनी यहाँ पर इंडस्ट्री है वो काफी इकोनॉमी को डेवलप करती है। एक तो इसी मारे अमेरिका वहां पर हावी हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो बात समझ की ये है कि पहली बात तो पुतिन साहब का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि मैं कीव पर और यूक्रेन के ऊपर कब्जा करके ही हासिल रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की सिचुएशन हो, बाद में उसको देखी जाएगी। लेकिन अभी मैं फिलहाल इसको कब्जा करता हूं। जैसे मेस्टन साहब कह रहे थे, इंसर्जेंसी की आशंका है, वो देखा जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें बहुत अंतर है, अफगानिस्तान और यूक्रेन में काफी फर्क है। वहां की पॉपुलेशन में फर्क है, वहां की बनावट में फर्क है, वहां की नेबरिंग कंट्रीज का एक दूसरा रुख है। उन सबको देखते हुए पुतिन साहब के लिए एक जरूर समस्या है, उसको किस तरह झेलेंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा? युद्ध तब तक चलेगा जब तक कि ये पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेते। ये नई तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास यूक्रेन से, ये नई तस्वीरें आ रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। ANI न्यूज एजेंसी द्वारा यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ रिहायशी इलाकों में भी बड़ा डैमेज हुआ है। ऑयल का एक कुआं है, उस पर आग लग गई है क्योंकि वहां पे धमाका हुआ है। ये यूक्रेन की तस्वीरें इस समय आप लाइव देख रहे हैं न्यूज 18 पर। हम आपको बता रहे हैं जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरह से बार बार रशिया जो है वो अटैक कर रहा है और कीव अभी तक गिरा नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ गौतम कश्यप जुड़ रहे हैं मॉस्को से इस समय लाइव, शांता मिश्रा वॉशिंगटन से लाइव है। एक बाइडेन समर्थक है और दूसरा पुतिन समर्थक है। मेरे साथ पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा न्यूयॉर्क से इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आपका तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं गौतम कश्यप, जो चाहते थे वो तो नहीं हो पा रहा, नहीं गिर पा रहा कीव। गौतम कश्यप, यू गेटिंग मी गौतम? म्यूटेड है वो। आई थिंक योर वॉइस इज म्यूटेड गौतम। आप अपने माइक को ऑन करिए गौतम, आपका माइक म्यूट है, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही मॉस्को से। अब आ रही आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं जी। देखिए समस्या ये है, हाँ देखिए जो बात मुझे कहनी है यहाँ पर ये कि रूस की तरफ से इसे युद्ध नहीं माना जा रहा है, ठीक है। इसे
रूस जो है इस हमले को डीनाजिफिकेशन और डीमिलिटराइजेशन के तौर पे इसे देख रहा है, क्योंकि वहां पे नाजीवादी समस्या बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। एक समय था जब यूक्रेन और रूस के लोगों ने नाजीवाद को उखाड़ फेंका था, और आज के समय में जो है जो नाजीवाद का जो प्रवेश हुआ है यूक्रेन में, और इसके कारण दोनों देश की जनता जो है प्रभावित हो रही है। खुद यूक्रेन के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यूक्रेन के मतलब हजारों लोग मारे गए हैं, निर्दोष लोग नाजीवादी सेना के द्वारा। और इस समस्या से निपटने के लिए पुतिन चाहते हैं कि वहां पर जो है नाजीवाद खत्म हो। यूक्रेन की सेना में एक बटालियन है, अज़ोव बटालियन, जो कि नाजीवादी झंडे का इस्तेमाल करती है और रूसी भाषी लोगों को निशाना बनाती है। तो इस हमले के द्वारा उसे भी खत्म करना है, जो कि पुतिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार लेकिन गौतम, पॉइंट ये है कि वो हो नहीं पा रहा ना, जो पुतिन चाह रहे थे उस तरह का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो ये आपका बैड लक है या फिर आपकी बैड प्लानिंग है? नहीं, ये इसे बैड प्लानिंग नहीं कर सकते। देखिए वहां के जो नाजीवादी दल है, वो तो वॉर इज ऑन, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये इससे वार नहीं है। देखिए इसको हम युद्ध नहीं कह सकते। रूस की तरफ से ये युद्ध नहीं है। वो वहां पे जनता को बचा के चल रहे हैं, वहां के सिविलियन को नहीं मारना है, उनके पास प्रॉब्लम है। लेकिन जो नाजीवादी दल है वो अपने लोगों को निशाना बना रहे हैं, वो अपनी जनता को मार रहे हैं। बट शांता मिश्रा, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, बाइडेन एस्टैब्लिशमेंट इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग कि ये युद्ध थोपा जा रहा है रशिया द्वारा, जबकि रशिया कह रहा है कि हम तो वहां पर नाजीवादी लोगों को रोकना चाहते हैं। लेकिन विजुअल्स हमारे सामने फ्रेश आ रहे हैं, किस तरह की तबाही देखने को मिल रही है इस समय यूक्रेन में। और ह्यूमन शील्ड बना रहा है यूक्रेन लोगों को। शांता मिश्रा, लगता है शांता मिश्रा तक आवाज नहीं जा रही। मैं दीपक वोरा का रुख कर सकता हूं, पूर्व डिप्लोमेट है, न्यूयॉर्क से लाइव है। दीपक वोरा, व्हाट दे आर अप टू, क्योंकि रिजल्ट जो उम्मीद थी निकल के आएगा, जल्द निकल के आएगा, वो तो रशिया के लिए नहीं निकल के आया। लेकिन एक ये भी स्थिति हो गई कि यूक्रेन को भी लगा कि वो लड़ाई अकेले ही लड़ रहा है, सिर्फ मौखिक समर्थन है, यानी ओनली वर्बल सपोर्ट इज देयर। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बनाया। शानदार चैनल है और आप सच बोलते हैं, सच्चाई की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मैं न्यूयॉर्क में हूँ, आपने सही कहा, सुबह के 8:45 बजे हैं और 4 डिग्री तापमान इस समय है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। आपका प्रश्न, मैं जनरल साहिबान की बात सुन रहा था, पूरी तरह से सहमत हूँ। 3 चीजें बता दूं। अफगानिस्तान के साथ इसकी कंपैरिजन करना गलत है। अफगानिस्तान की टोपोग्राफी वो पहाड़ी एरिया है, गुरिल्ला वॉर परफेक्ट है। यूक्रेन में सिर्फ कार्पेथियन माउंटेन्स हैं पश्चिम में, और क्राइमिया में कुछ पहाड़ है, वहां पे पहाड़ी इलाका नहीं है। मैं दोनों देशों में, रूस में और यूक्रेन में काफी देर तक रह चुका हूँ। तेल की बात कर रहे हैं आप सर, दुनिया पे असर इस समय मिलिटरीली नहीं पड़ रहा, सिर्फ यूक्रेन और रूस में हो रहा है। दुनिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत है, $200 तक तेल चला जाएगा। एक चीज आपको और बता देता हूं, क्योंकि आप अंदर की बात बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अब दोनों विदेश मंत्री, कहा जा रहा है कि इस्तांबुल में मिलेंगे। टर्की कौन होता है उनको बुलाने वाला? क्योंकि टर्की के जो फूड इंपोर्ट्स हैं वो रशिया और यूक्रेन से आते थे। टर्की की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है, और अगर ज्यादा पैसे देने पड़े उसको अनाज के लिए तो और दुविधा होगी। ये रीजन है कि टर्की इतना इन्वॉल्व है। दूसरा, यूएस प्रेशर डाल रहा है। मैं तो सारा वक्त टीवी यहाँ देखता रहता हूँ, अमेरिका में बैठे हुए, वो प्रेशर डाल रहा है कि मैकडोनल्ड्स और पेप्सिको और कोका कोला और स्टारबक्स बंद करके रशिया से चले। हाय रे, बेचारे रशियंस क्या खाएंगे, क्या पिएंगे अगर मैकडोनल्ड्स चला गया? दिस इज नॉनसेंस। रियलिटी ये है, जैसा जनरल साहब ने बोला था बड़े स्पष्ट रूप से, कि 3 बार पिछले 300 साल में जब रूस के अस्तित्व पे, रियलिटी पर, एग्जिस्टेंस पे हमला हुआ है, 3 बार यूरोप से हुआ था। स्वीडन से हुआ, फ्रांस से हुआ, जर्मनी से हुआ। वो नहीं चाहता है कि फिर से यूरोप से आए। सर, सोवियत संघ का मैप अगर आप ढूंढ सके देखिएगा, रशिया जो था वो सबसे एक्सट्रीम ईस्ट पे था, बाकी 14 रिपब्लिक्स बफर थे बिटवीन यूरोप एंड रशिया। वो बफर अब खत्म हो गया। पुतिन नहीं चाहता कि नेटो उसके द्वार पर आए। इसको समझने में किसको दिक्कत होती है? इतनी आसान सी चीज है, कल भूटान में चीनी फौज पहुंच जाए तो हम तो बिल्कुल नहीं इसको आने देंगे कि हमारी सर्वाइवल को खतरा है, हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। दीपक वोरा, बाइडेन, इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है
जेलेंस्की जो है वो बहुत नाराज है नेटो देशों से। उनका कहना है कि नेटो देशों पर वो बहुत भड़के हैं। उन्होंने बोला इन्होंने कुछ नहीं करा और मौत के लिए यूरोप जिम्मेदार है, नेटो से भरोसा उठ चुका है पूरे विश्व का, यह भी कहा है। यानी कुल मिलाकर एक डिवाइड जो यूरोप और यूक्रेन में चाहता था रशिया, वो सक्सेसफुल हो रहा है उसके अंदर। लेकिन दूसरी तरफ से बाइडेन भी बड़ा एक्शन कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक को बोला कि आप अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दीजिए, पेप्सी को बोला है। मतलब कुल मिलाकर रशिया हथियारों से अटैक कर रहा है और बाइडेन कह रहे हैं कि हम स्टारबक्स और पेप्सी कोक और मैकडॉनल्ड्स को बोलेंगे कि आप वहां मत जाइए। अगर मैकडॉनल्ड का बर्गर नहीं खाएगा एक रशियन तो रशिया तबाह हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा फॉरवर्ड लॉजिक कुछ हो नहीं सकता। मेरे साथ शांता मिश्रा भी हैं। शांता मिश्रा, व्हाट यू आर अप टू? मतलब आप क्योंकि बाइडेन को सपोर्ट करते हैं, लगातार उनके पक्ष में लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पेप्सी बंद कराकर और मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बंद कराकर आपको लगता है कहानी बन जाएगी रशिया के अंदर? अब तो जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है नेटो का, बंद कर दीजिए इसको, ताला मारिए। जी गुड मॉर्निंग। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी चश्मे के थ्रू आप ना देखें। मेरी बात हमेशा होती है दीपक जी से, मेजर जनरल से, मैं ये बार बार बोलता हूं कि प्लीज डू नॉट हैव any narrow domestic walls. Think as a human being, think as a diplomat and see कि हो क्या रहा है। 20,000 टैंक्स भेजा गया यूक्रेन में। क्या आपको लगता है कि यूक्रेन अपने बल पे आज 14 दिन होने जा रहा है, 13 डेज क्रॉस हो रहा है, तो आपको लगता है कि यूक्रेन अगर रशिया की आर्मी को अटैक कर रहा है और उनको हटा दिया, रशियन आर्मी दे थॉट कि दे विल रैप अप विदिन 24 आवर्स। आज 14 दिन हो गया और क्यू के आसपास आप नहीं है। और हो सकता है कि अगर आपकी इकोनॉमी इतनी क्रिपल्ड हो रही है कि आप अगर ये लगातार चलता रहा तो विद इन अ मंथ आप खुद बैक फुट पे आ जाएंगे। और ऑलरेडी बैक फुट पे आप हैं। वहां के लोग, ये 2014 का यूक्रेन नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है आपको रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, इस सभ्य समाज में ही इज सेंडिंग वैगनर ग्रुप, हिट स्क्वाड ग्रुप की गो एंड किल जेलेंस्की, और हम टीवी पे बैठ के उसको हम महिमा मंडित कर रहे हैं। अगर यही बात आपको मूवी बना के 2 घंटे दे दिया जाए तो एवरीबॉडी विल स्टार्ट क्राइंग कि बड़ा खराब हुआ। और नाउ, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अभी बात हो रही थी भूटान की, गॉड फॉरबिड इफ चाइना कम्स इन भूटान, यू गोना बॉम्ब भूटान और यू गोना वर्क विद द डिप्लोमेसी। सर ऐसे नहीं होता है। आई फॉर आई, वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड। और जहां तक वेस्ट की बात है, यस आई अंडरस्टैंड दैट बाइडेन हैज नॉट सपोर्टेड एज मच ही शुड हैव, बट क्या करें, नहीं बाइडेन नहीं देखिए, आई टोटली गेट इट। आई फॉर आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। इट इज अ वेरी क्लीशे लाइन एंड इट इज वेरी इजी टू से एंड वेरी इजी टू टेक दैट स्टैंड। बट माई पॉइंट इज दिस, जो कि मैं इस समय बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कर रहा हूं, वॉट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के अंदर, जो कुछ हो रहा है रशिया और यूक्रेन के भीतर में, उसको या तो आप समझा नहीं पा रहे या आप उसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नेटो ने चढ़ाया, नेटो ने बोला कि देखिए इनको आने दीजिए, हम देखें क्या करते हैं। लेकिन जब रशिया आया तो नेटो पीछे से चला गया। एग्जैक्टली सिचुएशन वही हुई है। मेरे साथ पुतिन समर्थक भी हैं जो कि मॉस्को से गौतम कश्यप है। गौतम कश्यप, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू शांता मिश्रा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नेटो यहाँ पे मदद नहीं करेगा। नेटो नहीं चाहता कि उन्होंने जो सैकड़ों सालों में जो है अपना जो एक सभ्यता बनाया, एक विकसित बर्लिन और पेरिस जैसे शहर बनाए हैं, वो रशिया के साथ युद्ध करे और पूरा बर्बाद हो जाए। इसलिए अपनी रक्षा कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। अमेरिका इस भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, वो बस नेटो और रूस के बीच में नेटो के जो अन्य देश हैं यूरोपीय और रूस के बीच में झगड़ा करा रहा है। लेकिन उससे नुकसान जो है यूरोपीय देशों को है, क्योंकि रशिया उसे गैस और पेट्रोलियम प्रोवाइड करती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो नेटो के सदस्य देश हैं वो भी रूस का समर्थन करते हैं, चाहे वो हंगरी हो या जर्मनी के साथ भी लगातार रूस की बात होती रही है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो इस युद्ध में आए और उनको जो रूस से जो सपोर्ट मिल रहा है पेट्रोलियम और गैस का, वो उनका बाधित ना हो। इसलिए नेटो इस युद्ध में नहीं कूदेगा। ओके। मेजर जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं राठौड़ साहब आपके पास भी आऊंगा। शंकर प्रसाद जी, जो बात शांता मिश्रा कह रहे हैं, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? और अभी जो जेलेंस्की ने बात कही है, साफ है कि दैट ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड विद नेटो।
जी वो तो नेटो से डिसअपॉइंट है, क्योंकि नेटो तो बाहर से शाबाश कर रहा है और अंदर से जाके कोई मदद कर नहीं पा रहा है, तो वो तो ताली बजा रहे हैं बाहर से। बलि का बकरा तो यूक्रेन बन रहा है। देखिए, जहां तक ये पेट्रोल और ऑयल का सवाल है और जहां तक ये सैंक्शंस का सवाल है, मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूं आज। ये समझ के चलिए आप कि पुतिन साहब एक सुबह उठकर ये डिसाइड नहीं कर लिया कि चलिए कल सुबह से लड़ाई शुरू कर देते हैं। पुतिन साहब ने, मुझे पक्का यकीन है कि काफी दिन से इसकी प्लानिंग की है और उन्होंने इसको जरूर फैक्टर इन किया है कि मेरे ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। सैंक्शंस तो S-400 जब इंडिया के पास तब से लगने शुरू हो रहे थे, तो उन्हें पूरा यकीन था कि सैंक्शंस लगेंगे और बहुत तगड़े सैंक्शंस लगेंगे, तो उन्होंने उसका कार्यक्रम कर रखा है। आज तक पेट्रोल और ऑयल पूरे विश्व में सिर्फ डॉलर में बिकता था। अब से रशिया बोलेगा कि साहब डॉलर तो छोड़िए आप, हम पेट्रोल और ऑयल किसी को नहीं देंगे, हम ट्रेड करेंगे सिर्फ गोल्ड में। अब हम व्हीट देंगे टर्की को और जिसको भी चाहिए उसको डॉलर में नहीं देंगे, उसको हम देंगे अब गोल्ड में। अब गोल्ड का रिजर्व अमेरिका में कितना है आप पता कर लीजिए, गोल्ड का रिजर्व यूरोप में और यूके में कितना आप पता कर लीजिए, लेकिन गोल्ड का रिजर्व रशिया में जितना है वो काफी है उनको चलाने के लिए। तो ये एक बड़ा भारी जो एक पोजीशन बना रखी थी अमेरिका ने कि सिर्फ तेल का जो कार्यक्रम होगा, इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ डॉलर में होगा, वो अब खत्म हो जाएगा। तो ये केवल लड़ाई से एक उनको सैंक्शन ही नहीं बल्कि एक उनका बड़ा भारी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा कि अब से ट्रेड होगी सिर्फ गोल्ड में। फिर देखिए दुनिया का क्या हाल होता है, फिर अमेरिका का क्या हाल होता है। ये आप दीपक वोरा साहब से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इसका ओवरऑल प्लान पुतिन का क्या है, वो किस तरह से नेटो को खत्म कर चुका है। मैं बिल्कुल उस पे आ रहा हूं, लेकिन क्या जेलेंस्की ने यूरोप पे भरोसा करके, अमेरिका पे भरोसा करके, नेटो पे भरोसा करके, अ शॉर्ट कमेंट बाय यू, गलती करी है बड़ी? ये यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया, जैसे ये बलि का बकरा बन रहा है यूक्रेन। बर्बादी कहां हो रही है? यूक्रेन में हो रही है। उसको बाहर से कौन मदद कर सकता है? ताली बजा रहा है ना बाहर से। अब वहां पे हम रेस्टोरेंट बंद कर देने में, मैकडॉनल्ड बंद कर देंगे, कोका कोला बंद कर देंगे। जेलेंस्की को झुक जाना चाहिए, कुछ नहीं, और बातचीत करनी चाहिए पुतिन से और उनकी शर्तें मान लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, शंकर प्रसाद? देखिए, इसमें टॉक से ही हल निकलेगा। टॉक्स में जल्दी खत्म हो जाए मसला तो अच्छा है। इस वक्त यूक्रेन के लिए एक ही ऑप्शन है, मान लें कि हम नेटो में नहीं जाएंगे और मान लें कि वहां पे सरकार बदलने को तैयार हैं। आपको उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बनावट भी पता है कि नहीं? जो गवर्नमेंट उनकी है वो मोस्टली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बनी है। yes. उनके जितने मिनिस्टर्स हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं। और एक दूसरी बात आपको और बता दूं मैं कि उनकी जितनी ब्यूरोक्रेसी है ना, जो सरकार चलाती है, उसे बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं, जो अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं, वो काफी हद तक तो अमेरिकन हैं या अमेरिकन नेशनैलिटी के हैं। तो सारा इंटरेस्ट वहां अमेरिका का है। जो वो चाहता है कि ये जो वहां पे वो चला रहा है बायोकेमिकल की जो लेबोरेटरी चला रहा है, 20-30 जितनी लेबोरेटरी है जहां पे वो एंथ्रेक्स वगैरह बनाने की कोशिश करता है, वो सब अमेरिकन है। शेल कंपनी को ऑयल का देना चाहते हैं, वो अमेरिकन कंपनी है। तो एक तरह से रूस अपने आप को दिखा रहा है कि ये तो अमेरिकन एक कॉलोनी है, लेकिन वो यूक्रेन मानेगा नहीं और वो पुतिन साहब को तो किसी हालत में उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। दिस इज देयर पार्ट ऑफ द ओल्ड सोवियत यूनियन। मैं दीपक बोरा आपके पास भी आऊंगा कमेंट्स लेने के लिए, लेकिन राठौर साहब क्विक कमेंट आपसे, क्या जेलेंस्की को शर्तें मान लेनी चाहिए? दैट इज अ बेटर आइडिया। जो जेलेंस्की उम्मीद कर रहे थे वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जेलेंस्की ने ट्रुप सपोर्ट मांगा, वो नहीं आया। आपको याद होगा अभी नो फ्लाई जोन बनाने के लिए जेलेंस्की ने कहा, वो भी नहीं हुआ। आज यूक्रेन में रूस की किस तरह तरीके की विभीषिका, अपने शहरों को बर्बाद होते जेलेंस्की देख रहे हैं। हाँ, आपकी बात सही है। जेलेंस्की ने युद्ध को बंद करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी जलालत उनको झेलनी पड़े। उन्होंने हट छोड़ देना चाहिए। देशभक्ति छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हट उन्होंने नेटो में जाने के अमेरिका और उनकी उम्मीद पे किया था, वो हट छोड़ करके उन्होंने युद्ध को देखना चाहिए कि यूक्रेन को किस मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया है। वो ज़्यादा ज़रूरी है जेलेंस्की के लिए, बल्कि वो अपने हट को परस्यू करें और उनके साथ नेटो की कोई सपोर्ट आने की उम्मीद नहीं दिखती है। जी मैं दीपक बोरा का रुख करता हूं। दीपक बोरा, पुतिन का जो ब्रॉडर आइडिया है, वो ब्रॉडर आइडिया क्या आपको सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, जैसे शंकर प्रसाद बोल रहे थे? शंकर प्रसाद ने जो कहा है, आई कैन नॉट डिसएग्री विद इट। उनका बहुत ज्ञान है, बहुत जानकारी है, बिल्कुल सही है। सर, आपको याद होगा
कि जब जो बाइडेन साहब कह रहे थे कि रशिया हमला करने वाला है, तो ज़ेलेंस्की साहब ने कहा था कि भाई ऐसा पैनिक मत फैलाओ कि जितने इन्वेस्टर्स हैं वो यूक्रेन को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी में मैं कहता हूं कैपिटल इज अ कावर्ड, अगर सेफ्टी नहीं है भाग जाएगी। ये उन्होंने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा। उसके बाद उन्होंने कहा नेटो तुम तो बिल्कुल बेकार के हो, तुम नहीं आए। नो फ्लाई जोन किस लिए चाहिए? ताकि रशियन एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग ना कर सके, और अगर एक नेटो के एयरक्राफ्ट के साथ टक्कर हो गई उसका परिणाम ये आदमी जानता है सर। Does he realize this? कहना कि आके रूस से टक्कर लो। मैं तो चाहता था कि आपने बताया 13 दिन हो गए हैं, काश कि आज 13वीं होती उस युद्ध की, खत्म हो गया होता युद्ध। लेकिन एक ऑप्शन जो बाइडेन साहब ने बड़ी अच्छा दिया है इसको, ज़ेलेंस्की को छोड़ के चले जाओ, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यूक्रेन में जो होता है होते रहो सर। एक अंग्रेजी की कहावत के साथ समाप्त करता हूं, he who fights and runs away lives to fight another day। जी, ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग नोट, बाइडेन साहब का यही आइडिया शांता मिश्रा जो दीपक वोरा साहब बता रहे हैं, दिस इज अ सपोर्ट कि तुम भाग जाओ और गवर्नमेंट इन एग्जाइल बताओ। कई सारी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है इस दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात यहाँ है कि यूक्रेनियंस दे डू नॉट वांट रशियंस टू कम, दे आर नॉट बीइंग वेलकम। जब 80 साल का बूढ़ा आर्मी ज्वाइन कर सकता है, आपको लगता है कि अगर जबरदस्ती उन्होंने गवर्नमेंट बना भी लिया, टॉपल भी कर दिया, तो इंसर्जेंसी कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा? और मैं ये बार बार कह रहा हूं, अगर आज यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर रहता और नाटो में ज्वाइन करता तो क्या पुतिन साहब बम मारते? नहीं करते, राइट? उनको पता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन इज अ वीक नेशन मिलिट्रीली। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि अभी मैं पैनल की बात सुन रहा था, तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या इंतजार कर रहा है कि जेलेंस्की को रशियन फोर्सेस कैप्चर कर ले और उसके बाद वो आगे बढ़े, कीव भी गिर जाए और उसके बाद अमेरिका कुछ डिसाइड करेगा? तब तक अमेरिका स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स को बंद करके अपना काम चलाएगा? सब ऐसा नहीं। आप देखिए यही एक्सप्लेनेशन का 107 कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज लेफ्ट, 107, यहां तक कि चाइनीज कंपनी बीएमडब्ल्यू की कार अगर रशिया में नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा सर? मतलब आप सोचो ना, हम लड़ाई, आप कह रहे कि अमेरिका साथ है। अमेरिका कैसे साथ है? वो बर्गर नहीं खाने देगा, कॉफी नहीं पीने देगा, गाड़ी नहीं चलाने देगा, तो रशिया तबाह हो जाएगा। रशिया की अपनी कंपनियां हैं और रशिया कल को आपका तेल डॉलर में नहीं बिकने देगा तो क्या करेंगे? जो बात लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कर रहे थे, माफ करिए, मेजर जनरल शंकर प्रसाद कर रहे थे। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी वहां की ट्रिपल्ड है। आपको पता है कि रशियन स्टॉक एक्सचेंज 35% डाउन है। अब क्या चाहते हैं? अगर एनर्जी सेक्टर बंद हुआ तो वहां खाने के लाले पड़ जाए। मैं बर्गर की बात नहीं कर रहा हूँ, पिज्जा की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी वहां खराब हो जाएगी। रशियन बैंक से $10,000 यू कैन नॉट सेंड मोर देन दैट। Okay. Respond, Deepak Bora. Let Deepak Bora respond, and then Shankar Prasad ji respond. Okay, Deepak Bora respond to Shanta Mishra. जी नहीं, मिश्रा साहब जो कह रहे हैं मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूं सर। जो आप इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, चोट किसको लगेगी? व्लादिमीर पुतिन को या रूस के लोगों को? जिस तरह इस समय यूक्रेन के लोगों को चोट लग रही है। नहीं सर, रूस के लोगों से आपकी क्या दुश्मनी है सर? सिर्फ यही कि उन्होंने पुतिन को टॉलरेट किया? नो सर, दैट इज नॉट डिप्लोमेसी। हम लोग इस चीज में विश्वास नहीं करते। अल्टीमेटली सर, जब हाथी लड़ते हैं, मिश्रा साहब विनम्रता के साथ, जब दो हाथी लड़ते हैं नुकसान घास का होता है सर। शांता मिश्रा। शांता मिश्रा रिस्पॉन्ड टू दीपक बोरा। जब वो कह रहे हैं हाथी लड़ रहे हैं तो नुकसान घास का हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो यूक्रेन के नागरिक पे मिसाइल्स मार रहे हैं। कल वो 6 साल का बच्चा मर गया, आप वो भी आपके मिसाइल से। शेम ऑन द वर्ल्ड कि नोबडी इज गोइंग एंड हेल्पिंग यूक्रेन। एज अ ह्यूमन बीइंग थिंक अबाउट कि उस 6 साल के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में है, उसको क्या पता है कि यूक्रेन और रशिया का क्या वार है? और मैं ये बोल रहा हूं, कोलैटरल डैमेज ऑफ द वॉर, ये जो कोलैटरल डैमेज है, जो अब बाइडेन साहब भी तो कह रहे थे कि अटैक करने वाले बाइडेन साहब तो बार बार कह रहे थे इस बात को। शंकर प्रसाद। अमीश, पहली बात तो ये यार, मेरा तुम डिमोशन मत करो। मैं एक्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल नहीं हुआ। जी आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। हाँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल बड़ी मुश्किल से बना था, तो मुझे डिमोट मत करो। खैर, जरूरी बात समझने की ये है कि
पुतिन साहब नहीं चाहते, उनकी फौज ये नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा सिविलियन मरें या बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज बिल्डिंग्स को, इसी मारे बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। अगर वो पूरी मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करना चाहते तो 3 दिन में पूरा यूक्रेन समाप्त हो जाता, पूरी बिल्डिंगें नष्ट हो जाती। आज तक कोई आर्टिलरी का बाराज फायर हुआ नहीं है, आज कल कोई ग्रैंड मिसाइल्स फायर हुए नहीं है, आज तक कोई एयर बम्बार्डमेंट शुरू नहीं हुई है। छोटे छोटे नुकसान हो रहे हैं, वो तो होने ही थे, लेकिन अगर इसी तरह से वो गलत तरीके से रेजिस्टेंस करने की कोशिश करते रहे तो और उन्हीं का नुकसान होगा। नुकसान रशिया के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, कोई बिल्डिंग नहीं गिर रही, यूरोप में तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरी अभी तक, और आगे चल के अमेरिका में अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं गिरी। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। क्या यूक्रेन ये समझती है कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद वो रशियन फोर्सेस को स्टॉप करके वापस भिजवा देगी? ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर वो इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बहुत गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। शंकर प्रसाद, मेरे को आपको रोकना पड़ेगा। एक और बड़ी स्टोरी इस समय आ रही है इसी वॉर से जुड़ी हुई। अमेरिका ने रूस पर एक और प्रतिबंध लगाया है। रूस से अब तेल के आयात पर अमेरिका का बैन लगा दिया गया है। इससे कितना इंपैक्ट पड़ता हुआ आपको दिखता है दीपक वोरा? रूस से तेल आयात पर अमेरिका का बैन। जी, ये जैसा आप अभी बता रहे हैं सर, मेरे जो मॉर्निंग ग्रुप के दोस्त हैं उनमें से एक ने मुझे अभी फोन किया, बताया कि बैन कर दिया हमने ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट्स। यूरोप ने नहीं किया है सर, ये डिवीजन आ रहा है। नेटो में पहले से डिवीजन आ रहा था, उसको एक दुश्मन की जरूरत थी, दुश्मन रूस था। अब ईयू जो है और अमेरिका के बीच में ये दरार आ रही है कि यूरोपियन यूनियन कहता है जी नहीं, हम बिल्कुल गैस की इंपोर्ट्स बंद नहीं करेंगे, आपने जो करना करिए, आपका तो 5, 10, 15% आप मंगवाते हैं रूस से, हमारी तो पूरी सर्दियां जो हैं वो रशियन गैस के ऊपर निर्भर है ताकि हमें गर्मी पैदा हो। ये दूसरा स्प्लिट आ रहा है। इस तरह के जेस्चर्स हैं, मीनिंगलेस हैं। क्यों आप चाहते हैं कि ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग हो? क्यों नहीं टेबल पे बैठ के कह सकते हैं भाई तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? दिस इज डिप्लोमेसी। बैठ के बात करिए एंड अ सॉल्यूशन विल कम सर। विदेश पहले तो बातचीत हुई थी बिटवीन ऑफिशियल्स, उसके बाद स्पेशल एडवाइजर, अब फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट्स के बीच में समिट हो जाए, बात खत्म। पुतिन साहब ने कई बार कहा मुझसे बात करो, मैं नहीं बात करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये क्या थिएट्रिक्स है? आप नेटो के सामने रो पड़ते हैं, ये आखिरी बार है कि आप मुझे देख रहे हैं, फिर आप यूएस कांग्रेस के सामने कहते हैं ये आखिरी बार है मुझे देख रहे हैं, फिर कहते हैं मैं लड़ूंगा आखिर तक। व्हाट इज ऑल दिस सर? ये कोई शो, ये पैंटोमाइम है, ये शो बिजनेस है, या ये रियली पॉलिटिक्स है एंड गवर्नेंस है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, अगर बाइडेन की जगह ट्रंप होते तो क्या उनका वो कोई बड़ा एक्शन कर जाते? बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट। दीपक उनके बारे में आई नो हिम, उनके बारे में तो लोग यही कहते हैं कि ही वाज अ डील मेकर। हो सकता है कि कोई डील कर देते, but this is a hypothetical thing. Yeah, I know. But Indians really want, Indian viewers जरूर जानना चाहेगा कि अगर ट्रंप होते तो वो डील मेक कर लेते। लेकिन मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है, मेजर जनरल संजय मेस्टन है। मैं संजय आपका रुख करूंगा, लेकिन मैं शंकर प्रसाद आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूं। ये जो अमेरिका का फैसला है, हाउ डू यू टेक इट? क्या आपको लगता है इससे कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, या फिर यूक्रेन की जो तस्वीरें हम तबाही की लगातार अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं, इस समय भी चल रही हैं, उसमें तुरंत तत्काल प्रभाव से क्या इंपैक्ट होगा इसका? आपने एक सवाल पूछा कि अगर ट्रंप होते, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ट्रंप होते तो क्या होता। आपको याद दिला दें कि ट्रंप साहब ने नाटो की जो मॉनेटरी एड होती है उसमें कमी की थी। ही ऑलवेज फेल्ट कि नाटो की जरूरत नहीं है, जो उसको ग्रांट देते थे उसमें उन्होंने उसमें कमी की थी, ये सबको मालूम है। इसका क्या माने निकलता है? ही डिड नॉट एक्सपेक्ट नाटो टू बी अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू बी एबल टू विथस्टैंड एनीथिंग एल्स। तो उन्होंने एक तरह से इसको यही मैसेज दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, इसका फंडिंग कम करो। बहरहाल ये तो हाइपोथेटिकल केस है, इसमें आपने और दीपक साहब ने कह दिया। दूसरी बात ये देखिए, ये जो अभी भी मैं दोबारा से कह रहा हूं कि पुतिन साहब, रशिया ये नहीं चाहता कि वहां कोलैटरल हो डैमेज, क्योंकि वो अपना ही देश है, वहीं तो जाके इनको रूल करना है। उसी को तो रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा यूक्रेन को? अब जब इतनी तबाही जो भी हो रही है उसकी रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? उसकी रिकंस्ट्रक्शन अमेरिका के करेगा। विजुअल में आप देख रहे हैं चरनीव में जो धमाका हुआ है, एक सेकंड, आप ये जो आप शॉट्स देख रहे हैं ये हो रहा है चरनीव में जो धमाका हुआ है, उसकी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से धमाका हुआ है, जो तबाही का मंजर है। राइटली सेड बाय शंकर प्रसाद कि रशिया नहीं चाहता कि बर्बादी हो, इसका नुकसान होगा। चरनीव में धमाका इस समय आप लाइव मैं बताता हूं आपको अमीश, मैं बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में। सुनिए जरा एक मिनट। देखिए
जितने वहां पे अभी तक न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो रही है, जो उनके इलेक्ट्रिक सप्लाई के स्टेशन हैं, उनको इन्होंने बर्बाद नहीं किया है। वहां बिजली नहीं बंद की है, वहां पानी बंद नहीं किया है, वहां रेलवे चल रही हैं। इससे क्या नजर आता है कि दे आर वरीड अबाउट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, जहां तक हो सकता है उसको वो देख रहे हैं। मैं कह रहा था कि अगर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, जब भी होगा, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी होगा, जब रशिया का यहाँ कब्जा हो जाएगा, रशिया की सपोर्टिंग गवर्नमेंट बन जाएगी, तो ये रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? नेटो करेगी। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, महायुद्ध की एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। यूक्रेन एक बड़ा दावा कर रहा है। इस दावे में कितना दम है? रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है। यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है कि हमने उनके एक मेजर जनरल को खार्किव के पास मार गिराया है और हम खार्किव वापस भी ले सकते हैं, इतनी तैयारी हमारे पास है। मैं सीधा रुख करता हूं, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यह मामला बहुत आगे अब बढ़ रहा है। लगातार 13 दिन से यह महायुद्ध जारी है। इसका इंटरनेशनल एडिशन आप इस समय देख रहे हैं। मेरे साथ मॉस्को से, न्यूयॉर्क से, वॉशिंगटन से लगातार मेहमान बने हुए हैं मेजर जनरल संजय मैस्टन। अगर हम एक तरीके से देखें, नेटो और बाइडेन यानी अमेरिका जिस तरह से गायब हुए हैं इस पूरी लड़ाई के बीच, इस पूरी लड़ाई को आगे बढ़ाकर, इस पूरी लड़ाई को उन्होंने खिंचवाया और उसके बाद वो गायब हैं और कॉफी और बर्गर की दुकानों को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उससे भारत क्या सीखता है? क्या आपको लगता है कि अपना देश सक्षम होना चाहिए हर तरह से? बिल्कुल, इससे बहुत लेसन्स लर्न होते हैं। पहली बात, भारत को इंडिपेंडेंट अब होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ रिलायंस होना पड़ेगा। किसी भी देश के ऊपर, मान लो कल अगर हम पूरा रूस पे डिपेंडेंट है और किसी कारणवश अगर चाइना और हमारे बीच में कोई युद्ध होता है या कोई छोटा भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या रूस हमें हथियार देता रहेगा? क्योंकि रूस का अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आपस में तालमेल है। उस समय हमारे पास जो स्पेयर्स है और 50 से ज़्यादा हम लोग हथियार रूस से लेते हैं, तो हमें सेल्फ रिलायंस पे ही ज़्यादा जाना पड़ेगा और डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी रिसोर्सेज के लिए, चाहे अमेरिका से ले चाहे वेस्ट से ले। दीपक बोरा, भारत के संदर्भ में या किसी और देश के भी संदर्भ में आपकी अपनी सैन्य ताकत, अपनी शक्ति भरपूर होनी चाहिए दुनिया में किसी से भी लड़ने के लिए, क्योंकि कोई किसी को बचाने नहीं आता। जब आप को कोई मारने आता है तो कोई नहीं बचाता। आपकी अपनी शक्ति आपको बचा सकती है। ये तो आपने कई बार देखा है सर। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ। 1971 के जंग में, जिसमें जनरल शंकर प्रसाद जी और बाकी हमारे जनरल साहिबान कितनी शानदार इन्होंने भूमिका अदा की थी, उस समय पाकिस्तान चीन से कह रहा था मदद करो मदद करो मदद करो। चाइना बोला हाँ अभी मैं सो रहा हूँ, सवेरे उठ के बात करेंगे। कोई किसी की मदद नहीं करता। यू हिट द नेल ऑन द हेड। अल्टीमेटली आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सैंक्शंस हम पे लग चुके हैं। जब हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए, मत भूलिएगा सर, 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुए, सैंक्शन है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में सैंक्शन भी चलेगा। एक आखिरी चीज सर, अमेरिका के 2 दुश्मन आज तक कौन थे बड़े बड़े? ईरान, सेटन उसको कहते थे, शैतान। वेनेजुएला, वहां के राष्ट्रपति को कहते तू राष्ट्रपति नहीं है। अब उन दोनों से कह रहे हैं भाई क्रूड ऑयल आउटपुट बढ़ाओ ताकि प्राइसेस कम हो, क्योंकि सऊदी कहता है मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अब आप फैसला कर लीजिएगा सर। दुनिया बदलती है हर मिनट में। मेरी दुनिया बदल रही है सर, मेरी आंखों के सामने। मेरी दुनिया बदल रही है मेरी आंखों के सामने। दीपक वोरा साहब, आपके ये जो शब्द हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आपको अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं, जीवन में भी और देशों को भी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप किसे अपना नेता चुनते हैं, महत्वपूर्ण है कि आपकी शक्ति क्या होती है, महत्वपूर्ण है कि आप कहां खड़े हैं। अल्टीमेटली आप और आपकी शक्ति महत्वपूर्ण है। किसी देश के लिए भी यही कहानी महत्वपूर्ण है। शंकर प्रसाद, योर कमेंट्स ऑन दिस, क्विक वन, 50 सेकंड्स ओनली। देखिए सब चीज का मूल यही निकलता है कि डिफेंस एंड डिप्लोमेसी एंड सिक्योरिटी आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आपकी सेल्फ डिफेंस की ताकत नहीं है, आपकी डिप्लोमेसी ताकत नहीं है, तो आप नहीं खड़े हो सकते। तो यू हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। सब ये जो आपके पैनल पर हैं वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी दोस्ती क्वाड के साथ भी है, हम क्वाड के मेंबर भी हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखते हैं, हमारी चाइना से हालांकि लड़ाई हो रही है, लेकिन लड़ाई हुई नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है। अब दोनों देश में एक तरह से स्टेलमेट हो रखा है।
तो ये चीजें बड़ी ध्यान से सोचनी पड़ती हैं। एक भारत एक उभरती हुई पावर है, भारत एक इकोनॉमिक पावर बनने वाली है, भारत को सेल्फ रिलायंट होना ही पड़ेगा। आप खास तौर से आर्मामेंट में हमने जो आप इस साल के आपने बजट में देख लिया, 68% जो हमारा डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन की तरफ जा रही है। हालांकि इसमें टाइम लगेगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन इस चीज में बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि ड्यू को देखिए सेल्फ रिलायंट बनने में ये नहीं कि 10 दिन में आप सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, इसमें 10 साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत तो हो गई है ना। अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई थी कोई। तो यही हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। जब 71 की लड़ाई हुई, जब हमें किसी चीजों की जरूरत पड़ी तो वही चीज हमें दुगने तिगने दाम में खरीदनी पड़ी, जो कि नॉर्मल टाइम में अगर खरीद लेते तो वो कहीं सस्ती मिल जाती, और वो ज्यादा से ज्यादा सामान तो लड़ाई के बाद आया। तो मैं समझता हूं कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इज प्रायोरिटी 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज प्रायोरिटी 1 एंड सेल्फ रिलायंट इज द प्रायोरिटी अपरमोस्ट। जी शंकर प्रसाद जी, मैं एक क्विक कमेंट ले लेता हूं शांता मिश्रा से, वॉशिंगटन से मेरे साथ लगातार वो जुड़े हुए हैं। शांता मिश्रा, अब देखिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका चाहेगा कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये युद्ध तो खिंचता जा रहा है एंड इट इज हार्मफुल फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल आमिर जी, मैं 3 चीजें बताना चाहता हूँ इस पॉलिटिकल डायमेंशन में। ये बात चल रही थी कि तेल का जो है क्रूड ऑयल बंद किया जाए, यूएस ने बंद कर दिया। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जो दे आर हाईली रिलायंट ऑन रशिया, दैट इज जर्मनी एंड इटली। और अमेरिका बोल रहा है कि दे गोना हेल्प देम। तो अगर आज उनके यहाँ से क्रूड ऑयल आना बंद हो जाए तो रशिया के पास क्या है आप बताएं। वहां आप बताओ, 200 कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड में, ओनली 2 or 3। लेकिन देखिए, अब तो ईयू में और अमेरिका में भी डिफरेंसेस आने शुरू हो गए हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है। फिलहाल इस महायुद्ध के इंटरनेशनल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।